नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम का नाम है हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 5 हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आज जिस विषय पर, जिस शीर्षक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है, उद्देश्यों का लेखन। कि जो उद्देश्यों पर हम लोगों ने बात की है कि उद्देश्य किसे कहते हैं, शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों का लेखन किस प्रकार से किया जाए। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे वे इस प्रकार से हैं। उद्देश्य लेखन, उद्देश्यों की आवश्यकता, उद्देश्य लेखन के उदाहरण, उद्देश्यों का वर्गीकरण, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व, भाषा शिक्षण के लिए उद्देश्यों का लेखन, साहित्य शिक्षण के लिए उद्देश्यों का लेखन, व्यवहारिक उद्देश्य लेखन की भाषा, सामान्य त्रुटियां और सुधार सुझाव, उद्देश्य निर्धारण करते समय ध्यान देने योग्य बातें। परिचय। सर्वप्रथम बात करते हैं कि उद्देश्यों से तात्पर्य क्या है या उद्देश्यों को हम अपने भाषा में क्यों प्रमुखता देते हैं। तो शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं है, वरन विद्यार्थी के व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन तभी संभव होता है जब शिक्षण में स्पष्ट, मापन योग्य और व्यवहार परक उद्देश्य निर्धारित किए जाएं। उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के दिशा निर्देशक होते हैं, अर्थात जो उद्देश्य हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो कक्षा में चलती है, उसके लिए एक दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं। उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षक क्या सिखाना चाहते हैं, विद्यार्थी क्या सीखना चाहते हैं या क्या सीखेंगे, और मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अर्थात शिक्षक से संबंधित है कि शिक्षक क्या सिखाएगा, विद्यार्थी क्या सीखेंगे, और जो सिखाना और सीखने की प्रक्रिया के पश्चात उसकी जांच कैसे होगी, तो मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि उद्देश्य लेखन क्या है, किस तरह से उद्देश्यों को लिखा जाए। उद्देश्य लेखन का तात्पर्य शिक्षण से पूर्व यह तय करना कि शिक्षण के अंत में विद्यार्थी कौन सा ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण अर्जित करेंगे, ये उद्देश्य लेखन कहलाता है। अर्थात उद्देश्य लेखन से शिक्षण जो है वो योजनाबद्ध, केंद्रित और परिणामोन्मुखी बनता है। तात्पर्य यह है कि जब हम शिक्षण से पूर्व, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व या कक्षा में शिक्षण करने से पूर्व जो निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी को क्या ज्ञान मिलेगा, वो किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण करेगा, कौन से कौशल अर्जित होंगे, वो सारी चीजें जो है वो उद्देश्यों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, उद्देश्य है, वो लेखन से जब काम किया जाता है या तो शिक्षण योजनाबद्ध तरीके से और केंद्रित और परिणाममुखी बनता है उद्देश्य लेखन से। उद्देश्य लिखना क्यों आवश्यक है? पहला है कि स्पष्ट दिशा, अर्थात जब हम उद्देश्य लेखन की बात करते हैं तो हमें उद्देश्य लिखने से जो दिशा है वो स्पष्ट हो जाती है, शिक्षण की दिशा स्पष्ट होती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को शिक्षण की स्पष्ट दिशा मिलती है। दूसरी आवश्यकता सटीक मूल्यांकन के लिए है कि मूल्यांकन केवल याद किए गए तथ्यों तक सीमित न रहकर व्यवहार व कौशल पर आधारित होता है। तीसरा, सार्थक शिक्षण योजना के लिए भी हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि पाठ के चयन के लिए शिक्षण विधियों और सहायक सामग्रियों को उद्देश्यों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। सीखने की संक्रिया, विद्यार्थी जानता है कि उससे क्या अपेक्षित है, मतलब विद्यार्थी को पता है कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है, इससे वह अधिक सक्रिय भागीदारी बनता है, इससे वह सक्रिय रूप से भागीदार लेता है अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में।
अर्थात जो उद्देश्य लेखन की बात हो रही है वो क्यों आवश्यक है, उसी की आवश्यकता के 4 बिंदु हैं कि उद्देश्य लेखन से हमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को शिक्षण की स्पष्ट दिशा मिलती है, मूल्यांकन सटीक हो पाता है कि क्या सीखा गया है और कौन से व्यवहार उसके व्यवहारों में परिवर्तन आया है, कौन से कौशल विकसित हुए हैं, तो इसके लिए किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए। साथ ही जो शिक्षण योजना है वो एक सार्थक बनती है, किस प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी विधियों और प्रविधियों का प्रयोग होकर के हमारा शिक्षण कार्य संपादित किया जाएगा। और सीखने की सक्रियता, विद्यार्थी को पता होता है कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके पश्चात उससे क्या अपेक्षा की जा रही है, किस प्रकार से उसको प्रतिक्रिया देनी है, तो इस कारण से वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और अधिक चेतनता से सक्रिय रूप से उसमें सम्मिलित होता है। उद्देश्य लेखन के उदाहरण भाषा शिक्षण के संदर्भ में, अगर हम उद्देश्य लेखन की बात करते हैं तो उसके कुछ उदाहरण हैं जहां पर हमारे उद्देश्य अस्पष्ट लिखे गए हैं और जहां पर हम उद्देश्यों को स्पष्ट तरीके से लिखते हैं। विद्यार्थी कविता समझेंगे, यह अस्पष्ट है, जबकि जो शुद्ध है सुधारित स्पष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिख सकेंगे। ये कविता समझेंगे क्योंकि इसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब वो अपने शब्दों में लिख सकेंगे तो इसका मूल्यांकन हो रहा है कि प्रश्न हमारा इस प्रकार से होगा कि पठित कविता को अपने शब्दों में लिखिए या पठित कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस जो प्रश्न है उसकी पूर्ति विद्यार्थी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिख सकेंगे, इस उद्देश्य से इसकी पूर्ति हो रही है। विद्यार्थी मुहावरे जानेंगे, जिसका सुधारित स्पष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थी 4 मुहावरे लिख सकेंगे और उनका प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी रचना पढ़ेंगे, सुधारित स्पष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थी रचना का वाचन उचित लय व विराम के साथ कर सकेंगे। तो इस प्रकार से कि हम जब उद्देश्यों को लिखते हैं तो कहीं तक के हमारे उद्देश्य जो लेखन का कार्य होता है वो अस्पष्ट होता है और हम एक सामान्य रूप से उसको लिख देते हैं कि पढ़ेंगे और जानेंगे, लेकिन उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आता है। दूसरा, उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो विभिन्न उद्देश्यों की बात हो रही है उसको वर्गीकृत 4 प्रकार से कर सकते हैं। ग्रहणात्मक उद्देश्य, इसमें भाषा के तत्व जो इस प्रकार से हैं: वर्ण, लिपि, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य रचना का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। साथ ही उन सबको सुनकर अर्थ ग्रहण करना एवं विविध विषयों जैसे कि प्राकृतिक सत्यों, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक विश्वास सम्मिलित हैं। अर्थात जो ग्रहणात्मक उद्देश्य है उसके माध्यम से विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों की जानकारी होती है या तत्वों की जानकारी कराना, जो भी उन्होंने सुना है, पढ़ा है, उसके अर्थ को ग्रहण करना, जो विविध विषय हैं, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, प्राकृतिक सत्य हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, धार्मिक विश्वास है, इन सब के बारे में जानकारी कराना, सारी चीजें सम्मिलित हमारे ग्रहणात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आती हैं। अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य, इसमें भाषा तत्वों के साथ शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाक्य रचना, सुंदर एवं शुद्ध लेख तथा अपने भावों एवं विचारों को लिखित और मौखिक रूप में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना सम्मिलित है। अर्थात जो अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य है उसमें जो भाषा के तत्व हैं, जो कि जिसमें की बात हम लोगों ने अभी ग्रहणात्मक उद्देश्य में करी है, वर्ण, लिपि, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके साथ साथ शुद्ध उच्चारण करने में प्रवीण बनाना, शुद्ध वाक्य रचना करने में प्रवीण बनाना, सुंदर और शुद्ध लेख करने में प्रवीण बनाना, साथ ही जो भी भाव विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न हो रहा है उन भावों और विचारों को लिखित और मौखिक रूप से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना में प्रवीण बनाना, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। सराहनात्मक उद्देश्य, इसमें अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, अभिव्यक्ति की शैलियां, सौंदर्यानुभूति तथा मूल्यांकन की क्रियाएं आदि आती हैं।
तात्पर्य है कि इस जो सराहनात्मक उद्देश्य है कि जो विभिन्न शैलियां हैं, शैलीगत तरीके से जब भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, यह साहित्य को पढ़ा जाता है और उसको समझा जाता है कि किस शैली में, वर्णात्मक शैली में, विवरणात्मक शैली में लिखा गया है, तो उनका ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान सम्मिलित होता है। हम किसी भी लिखित वाक्य को, अनुच्छेद को, उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाना, संश्लेषण करने में सक्षम बनाना, अभिव्यक्त करना है किसी भाव को तो किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, और सौंदर्यानुभूति या मूल्यांकन की विविध क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। चौथा जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, चौथा उद्देश्य सृजनात्मक उद्देश्य। इसमें भाव एवं विचार को अभिव्यक्त करने के साथ साथ संवेदनशीलता, अवलोकन, विचार, चिंतन तथा साहित्यिक क्रियाएं जैसे भाषण, वाद विवाद, अभिनय, अंत्याक्षरी, कवि सम्मेलन आदि इन्हीं उद्देश्यों की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो सृजन करना, सृजन किसी चीज की उत्पत्ति करना, नवीनता देना, वो सारी चीजें कि हम अवलोकन करेंगे, विचार व्यक्त करेंगे, चिंतन करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो जब वाद विवाद करेंगे तो उसमें भी अपने तर्क को उचित शब्दों के माध्यम से, उचित वाक्यों के माध्यम से उस तर्क को प्रमाणित करना, कवि सम्मेलन, अंत्याक्षरी, सारी चीजें हमारे सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो इस 4 प्रकार से उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है और इन सारे भावों को हमें अपने विद्यार्थियों में विकसित करना है। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व। शैक्षिक उद्देश्य पहला है। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में तथ्य ये है कि भिन्न भिन्न समाजों की शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं और ये समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं। आज हमारे देश भारत में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वे हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यष्टिक एवं सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक शिक्षा, लोकतंत्र और नागरिकता की शिक्षा, राष्ट्रीय लक्ष्यों जिसमें सम्मिलित हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण जागरूकता, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण और राष्ट्र की प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास। हमें देखना चाहिए कि मातृभाषा के शिक्षण द्वारा की जा सकती है। अर्थात जो पहले शैक्षिक उद्देश्य बताया गया है कि जो समाज है उसके भिन्न भिन्न अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो बदलते भी जाते हैं और भारत देश में शारीरिक जो हमारी करना, वो अपने शरीर के बारे में समझ सकें, मानसिक विकास करना, मानसिकता विकसित करना कि किस प्रकार और सुझाव देने की प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित हो। तो इन सब की बात हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्रकृति। मातृभाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों को भाषाई कौशल, सुन समझ के बोलना, पढ़कर अर्थ समझना और समझ के लिखना पूर्ण करना है। अर्थात भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सब सुनकर अर्थ समझना, जो सुना जा रहा है उसको उस अर्थ को समझा, जो बोला जा रहा है उसको भी समझा जाए और समझ के साथ बोलना। क्या बोलना है उपयुक्त तरीके से कर अर्थ समझना, जो विषय वस्तु पढ़ी जा रही है, जो गद्यांश या पद्यांश पढ़ा जा रहा है उसके अर्थ को भली लिखना कि पढ़ने वाला उस लिखित वाक्य को, अनुच्छेद को उसी संदर्भ के अनुसार समझ सके। आवश्यक होता है कि बच्चों को मातृभाषा के मूल जो तत्व हैं जैसे वर्ण का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए। मतलब अगर हमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में अपने विद्यार्थियों को कुशल करना है, वर्ण, लिपि, रचना के नियम, वाक्य रचना, इन सब का स्पष्ट ज्ञान उनको कराना चाहिए। साथ ही उसमें जो संबंधी रुचियां हैं वो किस प्रकार की हैं, तो उन रुचियों को भी विकसित करना है, अभिवृत्तियों को विकसित
उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य हमारे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए। मातृभाषा और जो विचार भाषा के आधार होते हैं और मातृभाषा जो विचार हैं उनको प्रकट करने का साधन होती है। होगा कि इन सब के साथ समझना या विचार जुड़ा है। उद्देश्य निर्धारण करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली प्रमुख बात है कि उद्देश्य स्पष्ट अर्थिता नहीं होनी चाहिए, मतलब भ्रम ना और वो एक से अधिक अर्थ भी देने वाले नहीं होने चाहिए। जैसे अस्पष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी कविता को जानेंगे, ये अस्पष्ट है कि विद्यार्थी कविता का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट करेंगे। दूसरा, उद्देश्य मापन योग्य हो। उद्देश्य ऐसा हो कि समझना, जानना, महसूस करना या अनुभव करना जैसे शब्द अमूर्त हैं। सकेंगे, समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, इनके स्थानों पर जो ब्लूम ने कुछ एक्शन क्रियात्मक क्रिया परिभाषा दे सकेंगे, विभाजित कर सकेंगे, उसका वर्णन कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे इत्यादि लक्ष्य होंगे। ये गलत है। विद्यार्थी मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य बना सकेंगे, ये शुद्ध ऐसा कर्म क्रिया हो जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन दर्शाए, मतलब ऐसी क्रिया की जाए जो कि विद्यार्थी, क्योंकि उसने जो सीखा है अब उसके व्यवहार में वो चीजें दिखनी चाहिए। विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, सृजन करेंगे। जो उद्देश्य है वो कक्षा स्तर के अनुसार होने चाहिए। प्राथमिक अलग होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक उद्देश्य हमने निर्धारित कर लिया है तो ऐसा ना हो कि वो उद्देश्य हमारे तीनों स्तरों के लिए हो, बल्कि जो चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहानी पढ़ाने का उद्देश्य हमारा प्राथमिक स्तर पर भी हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हो और शिक्षा के जो स्तर हैं उनके अनुसार वो अपने आप उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। उदाहरण के लिए विद्यार्थी कक्षा 3 के लिए हमारा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन कक्षा 7 के लिए जो उद्देश्य होगा मतलब संवाद को लिखेंगे भी और कक्षा में अभिनय भी कर सकेंगे। कक्षा 10 के लिए जो उद्देश्य रचनात्मक शैली की विवेचना कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो शिक्षा के स्तर या कक्षाएं हमारी परिवर्तित, जो उद्देश्य हैं वो भी परिवर्तित होते जाते हैं। तीनों शिक्षण आयाम को ध्यान में रखा जाए। ज्ञानात्मक, भावात्मक, ये तीन नाम जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताए गए कि आत्मक या विश्लेषणात्मक ज्ञान ध्यान में रखेंगे। इसके लिए जो कराया जा सकता है, विधि रचना सार बताएंगे, रचना कर रहे हैं का सारांश वो सकेंगे। विकसित करना, भावनात्मक रूप से जुड़ना, इसके लिए जो काम किया जा सकता है, विद्यार्थी कविता में देश प्रेम के भाव की पहचान करें। विकसित हुआ तत्पश्चात जैसे अगर कहा जाए कि सदाचार की कोई कहानी है, विद्यार्थी सदाचार के होता है, किस प्रकार से हमें इसका पालन करना चाहिए, ये एक भाव है, ये विकसित हो रहा है। क्रियात्मक रूप इसका तब प्रदर्शित होगा जब किसी के आने पर या अपने समाज के लोगों के साथ, तो ये क्रियात्मक पक्ष है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो प्रदर्शनात्मक जो
ग्रहण किया है, अब उसको व्यवहारिक रूप से हमें दिखाने का कार्य करना है। तो जैसे विद्यार्थी संवाद का अभिनय करेंगे, उद्देश्य वही हो जिसे आप शिक्षण के अंत में मूल्यांकित कर सकें। यदि उद्देश्य रचना कार्य शामिल हो। भाषा शिक्षण के लिए उद्देश्यों का लेखन 4 कौशल हैं जो आधारित हैं। भाषा कौशल और उद्देश्यों का छात्रों की सूची बना सकेंगे। पठन या वाचन के लिए विद्यार्थी पाठ का वाचन उचित गति और लय के साथ कर सकते। उद्देश्यों का निर्धारण होगा, वह इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थी मेरा विद्यालय विषय पर 5 पंक्तियां स्पष्ट रूप से बोल सकेगा। विद्यार्थी पर्व पर 60 शब्दों का अनुच्छेद लिख सकेंगे। साहित्य इसके लिए जो हो रहा है कि साहित्य शिक्षण में रचनाओं का भाव, शैली, संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य केंद्र में होते हैं। विद्यार्थी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। कहानी विद्यार्थी कहानी के पात्रों के गुण दोषों का विश्लेषण की मनः स्थिति को समझेंगे। निबंध विद्यार्थी लेखक के दृष्टिकोण की विवेचना करेंगे। व्यवहारिक उद्देश्य लेखन की भाषा। मानक प्रारूप क्या होंगे? की बात हो रही। उदाहरण के लिए जब हम उद्देश्यों के लेखन की बात करते हैं तो जो क्रियात्मक क्रिया जो क्रिया कार्य किया जा रहा है उसकी है, और जो हम है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी आयाम जो है जब सम्मिलित होते हैं तब हम उद्देश्य लेखन की बात कर पाते हैं। उदाहरण के लिए की सूची बना सकेंगे। पाठ के अंत में विद्यार्थी कविता में जो प्रयुक्त अनुप्रास अलंकार है उसकी पहचान कर सकेंगे। यह प्रारूप स्पष्ट ध्यान रखने योग्य बातें बताई गई थी। ये जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे ये चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं। क्या सामान जब हम उद्देश्य लेखन करते हैं तो क्या सामान त्रुटियां होती हैं और उसमें हम सुधार क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव की भी यहाँ पर बात हो रही है। इसका जो उचित लिखने का तरीका है कि विद्यार्थी पाठ का वाचन उचित लय एवं विराम के साथ करेंगे। विद्यार्थी कविता को समझेंगे, ये त्रुटि देंगे। विद्यार्थी निबंध लिखेंगे, इसका जो सुधारित उद्देश्य है, विद्यार्थी दिए गए विषय पर 150 शब्दों में संगठित निबंध लिखेंगे। इस तरह से निष्कर्ष में कह सकते हैं कि उद्देश्य लेखन शिक्षण की जो शिक्षण को दिशा, स्पष्टता और मूल्यांकन की कसौटी पर पाठ को पढ़ाने से पहले ये निर्धारित करना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी उस क्या कर पाएंगे और कौन से व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। स्पष्ट, मापन योग्य, व्यवहार परक और शिक्षार्थी ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 स्तरों स्मरण, समझ, प्रयोग और सृजन के आधार पर उद्देश्यों को क्रियात्मक क्रिया विश्लेषण करेंगे के माध्यम से लिखा जाता है। हिंदी शिक्षण में सम्मिलित हैं, दोनों विधाओं के उद्देश्यों की यहाँ पर बात होती है। तो भाषा में 4 पठन लेखन को केंद्र में रखते हुए व्यवहार परक उद्देश्य शिक्षण में सौंदर्य बोध, भावनात्मकता और चिंतनशीलता पर लेखन
पाठ योजना का अंग नहीं बल्कि प्रभावशाली शिक्षण का महत्वपूर्ण, रचनात्मक और जीवन उपयोगी शिक्षा की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार से व्याख्यान में हम लोग पूर्ण रूप से कि उद्देश्य जो विभिन्न उद्देश्यों के लेखन की बात हो रही है उस पर बात हो रही है। क्या क्या तरीके आएंगे और अशुद्ध लेखन, उद्देश्य लेखन क्या है, केवल समझेंगे वो हमारा अशुद्ध है। जहाँ पर हम बताने की बात हो रही है, कुछ क्रिया शब्दों का प्रयोग करके उद्देश्यों को लिखते हैं और उसका मापन व्यवहार परक तरीके कर पाते तो जो उद्देश्य लेखन है तरीका वो शुद्ध होता है। तो आशा है व्याख्यान आपके लिए लाभ